हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जानेंगे देश के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कब कौन कहाँ किसने क्या किया। चलो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्रधानमंत्री के कार्य क्या क्या होते हैं, उनके पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं देश में। जैसे कि हमें पता है हमारे दो सदन है, उच्च सदन निम्न सदन, राज्यसभा लोकसभा। तो किसी भी सभा का एमपी प्रधानमंत्री का दावेदार हो सकता है। जैसे कि हमें पता है हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1966 में और एच डी देवगौड़ा जी 1996 में, जो राज्यसभा के सदस्य थे, बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन ज़्यादातर लोकसभा के मेंबर ही प्रधानमंत्री बनते हैं। आर्टिकल 75 के तहत जो भी आदमी की मिनिमम उम्र 25 साल है वह लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकता है और जीतने के बाद प्रधानमंत्री की दावेदारी कर सकता है। प्रधानमंत्री को ही डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहा गया है। कहने का मतलब ये है कि वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं, देश के प्रधानमंत्री के पास। लेकिन सबसे बड़ा पोस्ट कौन सी है, राष्ट्रपति की। लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है, देश के प्रधानमंत्री के पास। देश के प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद बैठक के अध्यक्ष भी होते हैं। लेकिन और मंत्रियों का एक नुकसान जरूर है, अगर देश का प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो उनकी भी कार्यता रद्द हो जाती है। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच के संवाद का मुख्य कड़ी भी होती है। ये इन दोनों के बीच के क्या वार्तालाप होगी, क्या होगी, ये भी यही देखता है। और राष्ट्रपति को अगर किसी मंत्री को हटाना है तो वह प्रधानमंत्री के कहने पर ही हटाता है, डायरेक्ट उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो किसी को भी हटा दे। इसीलिए तो बोलते हैं प्रधानमंत्री कार्यकारी शक्तियाँ सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के ही पास होती हैं। अब सभी मंत्रियों में सबसे बड़ा पद होता है प्रधानमंत्री, इसीलिए प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी होता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद ऑटोमेटिकली वह किस किस अध्यक्षता का अध्यक्ष बन जाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का भी अध्यक्ष बनता है, प्रधानमंत्री योजना आयोग का भी, राष्ट्रीय विकास परिषद का भी, राष्ट्रीय परिषद अंतर्राज्यीय परिषद का भी अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा ऑटोमेटिकली इन सभी कार्य का अध्यक्ष भी बन जाएगा। तो इन सबको चलाता कौन है, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय। अब ये प्रधानमंत्री कार्यालय कब से नाम पड़ा, 1977 से। उससे पहले क्या था, तो देश की आज़ादी से पहले, मतलब कि 1947 से पहले गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद होती थी। फिर देश आज़ाद हुआ तो उससे बना कैबिनेट सचिवालय। कैबिनेट सचिवालय चला 1977 तक। 1970 के बाद कैबिनेट सचिवालय को क्या बना दिया गया, पीएमओ, प्रधानमंत्री ऑफिस। आइए अब जानते हैं देश के पहले प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल सबसे लंबा 17 साल तक रहे थे देश के प्रधानमंत्री। कब से कब तक, 1947 से लेकर 1964 तक। कौन, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका संबंध कांग्रेस पार्टी से था, जिनका कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1989 को हुआ था। इसीलिए इनको बच्चों को से बहुत प्यार था, तो इनके जन्मदिन के दिन ही 14 नवंबर को ही बाल दिवस बनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे, 14 नवंबर, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के ऊपर ही। अब जानते हैं इन्होंने क्या क्या किया था। आईआईटी, भेल, इसरो, इन सब की शुरुआत किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आधुनिक भारत के निर्माता भी इन्हीं को कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहनी थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो पहली भारतीय महिला थी जो यूएन की मेंबर बनी थी। इनको प्रधानमंत्री पद के साथ साथ रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री भी ये रह चुके हैं देश के, क्योंकि 17 साल तक काम किया है। बहुत लंबे कार्यकारी तक प्रधानमंत्री रहे हैं। अभी तक सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के प्राइम मिनिस्टर भी कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक इनकी बुक और आती, कौन सी, एन ऑटोबायोग्राफी और भारत की खोज। तो 1947 से लेकर 1964 में इनकी मृत्यु हो जाने के बाद एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है देश का। कौन, गुलजारी लाल नंदा। कार्यवाहक का मतलब है बिना इलेक्शन के, सिर्फ टेम्परेरी, तब तक कोई अच्छा प्रधानमंत्री ढूंढते इतने प्रधानमंत्री के पद पे इनको बिठा दिया जाता है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी की थी इन्होंने, गुलजारी लाल नंदा ने। तो फिर देश के दूसरे प्रधानमंत्री कौन आते हैं इसके बाद, लाल बहादुर शास्त्री, 1964 से लेकर 1967 तक, जिनको हम जानते हैं जय जवान जय किसान के नारे से। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने एक और नारा दिया था, मरो नहीं मारो। और ये साथ साथ देश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं।
1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब देश के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। कदकाठी में बेशक छोटे रहे हो लेकिन जिगरा बहुत था जिनमें। फिर इनकी मृत्यु हो जाती है 1966 में, कौन से? ताशकंद समझौते से, जिसका आज तक पता नहीं चला। इनकी मृत्यु रहस्य में ही रही है। इनकी मृत्यु का कारण आज तक नहीं पता चला है किस कारण से इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसके बाद फिर से कौन बनते कार्यवाहक प्रधानमंत्री? गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा 2 बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। कौन से? कार्यवाहक प्रधानमंत्री। 1964 पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, 1966 लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे जिनको भारत रत्न भी मिल चुका है। उसके बाद आती हैं देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की लड़की इंदिरा गांधी, 1966 से लेकर 1977 तक। और फिर उसके बाद 1980 से लेकर 1984 तक लगभग 16 साल देश की प्रधानमंत्री रहती हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 साल। अब जानते हैं इन्होंने देश के लिए क्या क्या किया था। जुलाई 1969 में इन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जो आज के टाइम पे कम होते होते एक दूसरे में मर्ज होते जा रहे। तो इनके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 69 में किसने किया? इंदिरा गांधी ने किया था। इन्होंने एक बहुत तगड़ा नारा दिया था, गरीबी हटाओ, गरीबी को हटाओ, ना कि गरीबों को हटाओ। तो ऐसे धीरे धीरे चलते चलते 74 में ही इन्होंने परमाणु परीक्षण भी किया था पोखरण में, लेकिन जो किसी कारणवश सक्सेसफुल नहीं रह पाया, जिसको बाद में सक्सेसफुल कौन करते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी। और अगले ही साल 75 में क्या किया इन्होंने? देश पे इमरजेंसी लगा दी। कौन से आर्टिकल के तहत? आपातकाल लगाई 352 के तहत। हमें पता है देश में 3 प्रकार की इमरजेंसी लग सकती है, तो इन्होंने कौन सी लगाई? 352 आर्टिकल के तहत। कब? 26 जून 1975, 26 जून 1975 को इन्हें एक अवार्ड भी मिला था, लेनिन शांति अवार्ड। किसको? इंदिरा गांधी जी को। भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को। जैसे कि हमें पता है 1984 में इन्हें सिखों के 2 इनके खुद के गार्ड के द्वारा गोली मारने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन 1970 में जब ये हार जाती हैं तो इनके दूसरे प्रधानमंत्री कौन बनते हैं इनके बाद? तो इनके बाद देश के 4थे नंबर के प्रधानमंत्री आते हैं मोरारजी देसाई जी, जो कब तक रहे? 2 साल, 1977 से लेके 1979 तक। ये पहले प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे। वैसे 4थे नंबर के थे, लेकिन बिना कांग्रेस पार्टी से देश के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। कौन? मोरारजी देसाई। इन्हीं को 2 रत्न मिले थे, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान। भाई ऐसा इन्होंने क्या किया जो पाकिस्तान ने भी अपना देश का सबसे बड़ा सम्मान इन्हें दिया, निशान पाकिस्तान। तो ये बात है 78 की, जब पाकिस्तान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था। तो इन्हें खुफिया एजेंसियों ने इन्हें बताया, तो उन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तान में के प्रधानमंत्री के पास फ़ोन मिला के बोला कि हमें पता है आप परमाणु बम बना रहे हो, इसे मत बनाओ। इन्होंने सोचा वो प्यार से मान जाएंगे, लेकिन लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। और वह सतर्क हो गए और हमारे देश के जितने भी जासूस पाकिस्तान में थे सबको ढूंढ ढूंढ के निकाल के मार दिया। तो इससे हमें देश का बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा हुआ था। इसीलिए उन्होंने खुश हो गए, इन्हें निशान पाकिस्तान सम्मान दिया था। तो उसी के बाद इनकी सरकार गिर जाती है और 79 में आती है चौधरी चरण सिंह की सरकार। तो देश के 5वें प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह, जिनके जन्मदिन पर ही, इनका जन्म कब हुआ था? 23 दिसंबर को। इसी दिन किसान दिवस भी बनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने किसानों का बहुत साथ दिया, किसानों के लिए बहुत काम किया है। ये यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 1967 में। तो ये एकमात्र ऐसे जो मुख्यमंत्री यूपी के बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने हो। तो पहले कौन थे? चौधरी चरण सिंह। कब तक प्रधानमंत्री थे? 1 साल, 79 से लेके 18 तक। इन्होंने ही 79 में नाबार्ड की शुरुआत की थी भारत में, नबार्ड बैंक। तो नबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए इस बैंक का गठन किया गया था 1979 में। किसके द्वारा? देश के प्रधानमंत्री 5वें नंबर के चौधरी चरण सिंह के द्वारा, जो मात्र 1 साल की सरकार रही और फिर इनकी सरकार गिर जाती है। फिर कौन आती है? दोबारा इंदिरा गांधी। कब से कब तक? 80 से 84 तक। 84 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है तो फिर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं इसके लड़के राजीव गांधी जी। कब से कब तक? 84 से 89 तक। वही सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, राजीव गांधी, जो 40 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बन गए थे।
उन्हीं को ही डिजिटल या कंप्यूटर क्रांति के जनक भी कहा जाता है, राजीव गांधी जी को। उन्होंने ही देश में जुआर रोजगार योजना की भी शुरुआत की थी। और 1988 में 61 अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही जो पहले 21 साल के वोट कर सकते थे, तो वो वोटिंग एज को घटा के 21 से 18 किसने किया? देश के छठे नंबर के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी। तो राजीव गांधी की माता का नाम इंदिरा गांधी, नाना का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। और फिर इनकी मृत्यु के बाद जैसे हमें पता है, इनकी तमिलनाडु में बम की माला पहनाने के कारण बम फटने से इनकी मृत्यु हो जाती है। अब वो कैसे होती है, क्या होती है, वो जानेंगे डिटेल में राजीव गांधी जी के बारे में। इसके बाद देश के 7वें नंबर के प्रधानमंत्री बनते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। वो भी 1 साल के लिए बनते, 89 से 90 के लिए। ये भी सीएम रह चुके हैं यूपी के। तो ये थे दूसरे नंबर के सीएम यूपी के, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने। पहले कौन थे? चौधरी चरण सिंह। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह भी 1 साल के लिए प्रधानमंत्री बने। बने तो 1 साल के लिए, सब लोग हमारा सिलेबस बढ़ा गए। उसके बाद 8वें नंबर के देश के प्रधानमंत्री बनते हैं चंद्रशेखर सिंह। वो भी 1 साल के लिए बनते हैं, 90 से 91 के लिए। उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी, कौन सी? यंग इंडिया एंड मेरी जेल डायरी। ये दोनों किसने निकाली थी? चंद्रशेखर सिंह, जो देश के 8वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद देश के 9वें नंबर के प्रधानमंत्री बनते हैं कौन? पीवी नरसिम्हा राव जी। कब से कब तक? 91 से 96 तक। नरसिम्हा राव की सरकार में ही मनमोहन जी का बहुत रोल रहा है। ये जानेंगे मनमोहन जी के बारे में, इनका नरसिम्हा राव की सरकार में क्या रोल रहा है। ये भी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये तो हमने जाना था 2 ऐसे सीएम यूपी के जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने, कौन थे? चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। और नरसिम्हा राव जी भी ऐसे थे जो आंध्र प्रदेश के सीएम थे, लेकिन बाद में देश के प्रधानमंत्री बने, 9वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे। ये इतने ज्ञानी थे कि इनको 17 भाषाओं का ज्ञान था, इसीलिए इतने महान आदमियों में इनको गिना जाता है, नरसिम्हा राव जी को। इन्होंने अपने टाइम पे एक बहुत अच्छा काम किया था। लाइसेंस राज की समाप्ति इन्होंने की थी देश में, देश के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने। उसके बाद तो जो हम सब जिनको जानते हैं, देश के 10वें नंबर के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 में। वो भी सिर्फ 13 दिन के लिए बने और फिर इनकी सरकार गिर गई। उनके बाद आए 11वें नंबर के एचडी देवेगौड़ा जी, वो भी 1 साल के लिए। वो भी कर्नाटका के सीएम रह चुके हैं, जो बाद में 11वें नंबर के देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 12वें नंबर के लिए फिर 1 साल के लिए आते हैं इंद्र कुमार गुजराल जी। लेकिन 98 में फिर आते हैं किसकी सरकार? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, जो पूरा कार्यकाल निभाती है अपनी 2004 तक। अब इन्होंने क्या क्या किया था? 96 में तो 13 दिन में सरकार गिर गई, लेकिन 1998 में जो सरकार बनी वो 2004 तक चली। तो लंबा समय मिला है, तो अब उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए। अब जो एक इंदिरा गांधी जी जिसमें अनसक्सेसफुल हुई थी, किसमें? परमाणु परीक्षण पोखराम में, उसको सक्सेसफुल किसने किया? पंडित नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 11 और 13 मई को 2 दिन ये ऐसे थे जहाँ 5 परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। और इन परीक्षण करने के बाद देश में बहुत ही सीना ठोक के उन्होंने न्यूज़ में आगे कहा था कि भारत भी परमाणु संपन्न देश बन चुका है। सबसे पहले 1999 में सदाए सरहद बस सेवा, जो भारत से पाकिस्तान, भारत के दिल्ली से लेकर पाकिस्तान के लाहौर तक चलती थी, शुरुआत किसने की थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये चाहते थे देश में अमन शांति भाईचारा चला रहे, इनके लिए उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन जब वो नहीं माने तो फिर इन्हें भी मनाना आता ही था। लेकिन देश में स्वर्ण चतुर्भुज, मतलब कि जो देश के बड़े बड़े चारों कोनों को आपस में मिलाए, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। जो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता, कलकत्ता से वापस दिल्ली आता था। कि किसने बनाया स्वर्ण चतुर्भुज? अटल बिहारी वाजपेयी ने। और दिल्ली के बाहर बाहर KMP कुंडली मानेसर परवल, KGP कुंडली गाजियाबाद पलवल की नींव की और सोच किसने थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने। उन्होंने उसी टाइम 1998 में सोचा था कि दिल्ली के बाहर बाहर एक ऐसा हाईवे बनाएंगे जिसके बाहर इंडस्ट्री होगी, अंदर रेजिडेंशियल होगा, ताकि दिल्ली में पोल्यूशन कम हो। अब वो कहीं जाके अब 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका शिलान्यास किया था। इन्हें सड़क बनाने में बहुत प्यार था, जैसे आज गडकरी जी को है वैसे इन्हें भी बहुत शौक था सड़क बनाने। इन्होंने ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में जिसकी योजना की थी,
अब इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं तो भाई इनाम तो मिलता ही है। तो इसी इनाम स्वरूप इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर श्रेष्ठ सांसद, फिर फ्रेंड ऑफ बांग्लादेश, ये चार चार अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं। फिर इनके बाद देश के 13 नंबर के प्रधानमंत्री सरदार जी डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते 13 नंबर के। फिर वो उनका कार्यकाल कब तक रहता है? 2 योजना 10 साल तक, 2004 से लेके 2014 तक। वो ही एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने एलपीजी मॉडल की शुरुआत की थी भारत में। एलपीजी, एल लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन, जी ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी मॉडल के बाद 2004 में प्यूरा मॉडल भी इन्हीं ने किया था, PURA, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। यही एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश को काफ़ी नीचे से लेकर ऊपर तक ले गए फाइनेंस में। अब ये देश के बहुत बड़े बड़े पदों पे काम कर चुके थे, जैसे कि 96 में देश के वित्त मंत्री रहे हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री के आर्थिक सलाहकार रहे हैं, 76 में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रहे थे वित्त मंत्रालय के, वित्त से लेकर बहुत काम किया। यही एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो देश के आरबीआई बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं 82 से 85 तक। देख लो, पैसे से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट उनमें इन्होंने बहुत काम किया है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं 85 से 87 के बीच में, प्रधानमंत्री के सलाहकार भी रह चुके हैं, वित्त मंत्रालय के सचिव भी रह चुके हैं। जब इन्होंने इतना काम किया है तो इन्हें भी एक अवार्ड तो मिलता ही है। तो पद्म विभूषण इन्हें मिल चुका है। मनरेगा स्कीम की शुरुआत भी इन्हीं ने की थी, जिनको बाद में जाके आज के टाइम पे क्या नाम है? मनरेगा। जब इन्होंने शुरुआत की थी तो उस टाइम 100 दिन का रोजगार देने की इन्होंने 100% श्योरिटी दी थी देश को कि 100 दिन का रोजगार तो हम देंगे। भारत निर्माण योजना भी देश के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने की थी। तो इतने महान आदमी है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। फिर उसके बाद आते हैं देश के फिलहाल जो प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो 26 मई 2014 से लेके अब तक देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। उनके बारे में तो कौन नहीं जानता। ये देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है। नमो नाम से भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाना जाता है। ये गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2001 से लेके 2014 तक। फिर इनकी इतनी लोकप्रियता बढ़ी कि 2014 से सीधा मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री, जिनको आज तक सारी पार्टियां मिलकर हटा ही नहीं पा रही हैं। इनकी बहुत सी कृतियां भी हैं, जैसे कि आँख का धन्य छे, कर्म योग, ज्योतिपुंज, ये सब इनकी है नरेंद्र मोदी जी की। अब जानते हैं इनको इनाम कौन कौन से मिल चुके अवार्ड। द ऑर्डर ऑफ अब्दुल्ला अल जैद के वहाँ का सऊदी अरबिया का कब? 2016 में इन्हें मिला। अमीर अमारुल्ला खान अफगानिस्तान का अवार्ड 2016 में वो किसे मिला? वो भी नरेंद्र मोदी जी को मिला। अब ये अवार्ड इन्हें इतने मिले क्यों? क्योंकि इन्होंने काम बहुत सी किए, बहुत सी स्कीम निकाली है। अब कौन सी स्कीम निकाली है आइए जानते हैं। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले इन्होंने स्कीम निकाली कौन सी? नमामि गंगे योजना। कब? 10 जुलाई 2014 को। इनका मानना था कि पहले जो हमारी देश की गंगा इतनी पवित्र मानी जाती है, हम उनको साफ करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे, उनकी शुद्धि करेंगे। इसीलिए उन्होंने ये स्कीम निकाली, नमामि गंगे योजना। तो फिर इन्होंने देखा यार देश में करप्शन बहुत है, थोड़ा करप्शन कम कैसे हो सकता है? जब लोगों का अकाउंट से लेन देन ज़्यादा हो। तो फिर इन्होंने अगले ही महीने अगस्त में 28 अगस्त 2014 को एक स्कीम निकालते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना। गरीबों के लिए फ्री में अकाउंट खुलाओ। इसी अकाउंट के तहत 2 लाख का फ्री में दुर्घटना बीमा योजना, 30,000 का जीवन बीमा योजना फ्री, मतलब एक 12 रुपये की स्कीम, एक 330 रुपये की स्कीम। ये किसने चलाई थी? 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जन धन योजना। अब लोग बागों के पास पैसे आएंगे तो वो कुछ ना कुछ तो काम करेंगे। तो फिर अगले ही महीने सितंबर 25 को 2014 में ही एक मेक इन इंडिया नाम से स्कीम निकाली, देश के मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि लोगों के पास पैसा है तो देश के मैन्युफैक्चर में लगाओ। तो मेक इन इंडिया सितंबर 2014 में। और फिर इन्होंने देखा जब सारे काम देश के लोग बाग करेंगे तो हमारे सांसद क्या करेंगे? तो अगले ही महीने एक और स्कीम लो, अक्टूबर में फिर निकाल दी, सांसद आदर्श ग्राम योजना, कि सब एक एक सांसद एक एक गाँव को गोद लो और उनके डेवलपमेंट में कार्य करो। अब इसके अंदर था क्या? इसके अंदर था प्रत्येक सांसद को, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, 2019 तक 3 और 2024 तक 8 गाँवों को गोद लेना है।
गोद लेने का मतलब ये नहीं गोद ले लिया, गोद लेने का मतलब उस गांव में सब कुछ होना चाहिए, पूरा विकसित गांव होना चाहिए। बड़े दिमाग वाले आदमी थे। सही स्कीम दे दी सब लोगों को, करो काम अपना नाम करो। फिर उन्होंने सोची जब इतनी मेक इन इंडिया स्कीम, आदर्श ग्राम स्कीम, प्रधानमंत्री जन धन योजना, नमामि गंगे इतने हो रहे हैं तो कई लोग वहाँ बीमार ना पड़ जाएं, तो अगले ही साल देश 2014 के आखिरी महीने दिसंबर में एक और स्कीम निकाल दी। कौन सी? मिशन इंद्रधनुष योजना। इसमें क्या था, जो 7 बीमारियां हैं बड़ी बड़ी, उनका टीकाकरण कर रहे थे फ्री में देश के लोगों को। इनका था कि 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण हो जाए सभी लोगों को, ताकि ये 7 बीमारियां हो ना। कौन सी 7 बीमारियां? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टिब्बी, खसरा, हेपेटाइटिस बी, ये 7 बीमारियां इसमें आती थी। फिर जैसे ही 2015 की शुरुआत होती है तो देश की साल की शुरुआत के पहले दिन ही फिर इन्होंने स्कीम निकाल दी। काम तो भाई किया तो किया, स्कीम बहुत निकाली। 1 जनवरी को स्कीम निकाल दी। कौन सी? पहल योजना, मतलब DBTL, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर LPG। LPG की सब्सिडी, उस सब्सिडी का आज के टाइम में कोई अता पता नहीं है लोगों को, लेकिन शुरुआत किसकी कब की थी? 1 जनवरी 2015 को। शुरुआत में तो अकाउंट में सब्सिडी आई थी, लेकिन आज के टाइम पे आ रही होगी किसी का, खैर हमें क्या करना। फिर इन्होंने सोचा फ्यूचर के लेते तो हम बहुत स्कीम निकाल रहे हैं, क्यों ना पीछे की भी कोई पास्ट फ्यूचर को तो सब देख लेंगे, लेकिन पास्ट को भूलते जा रहे हैं। तो पास्ट से एक और इन्होंने योजना निकाल दी। योजना निकालने माहिर थे। 21 जनवरी को ही 2015 में कौन सी निकाल दी? हृदय योजना, HRIDAY, हृदय योजना, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसमें क्या काम था? जो हमारी 12 शहर चुने गए थे, जो वो हमारी धरोहर वगैरह है, उन धरोहर को दोबारा विकसित करना, ताकि लोगों को पता रहे। के बाद तो सुप्रसिद्ध परियोजना जो देश की बेटियों के लिए, पानीपत से इन्होंने कब की थी? 22 जनवरी 2015 को शुरुआत। कौन सी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना कि कुछ और। कौन सी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। नीति आयोग की शुरुआत भी इन्होंने 1 जनवरी 2015 को ही की थी। जो पहले पंचवर्षीय योजना हुआ करती थी, सरकार अपने 5 साल का कार्य क्या करेंगे, क्या करना, ये सब का स्कीम, लॉन्च, बायोडाटा, हिसाब किताब लगाती थी। वो सब 5 वर्षीय योजना को ख़त्म करके इन्होंने 1 जनवरी 2015 को क्या किया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की शुरुआत की थी। 2015 में बहुत सी स्कीम लगाई थी इन्होंने, जैसे डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, DD किसान चैनल, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, देश के युवाओं को स्किल्ड करके, ताकि स्किल्ड होंगे तो नौकरी अपने आप मिल जाएगी। ये सब स्कीम कब की? 2015 में। 1 जून में ही प्रधानमंत्री आवास योजना, 25 जून को। इसमें क्या लक्ष्य था? इसमें लक्ष्य था 2022 तक 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे देश में गरीबों के लिए, ताकि सबको आवास मिल जाए। फिर 31 जुलाई 2015 को ही सागरमाला परियोजना, जो बंदरगाहों का विकास और उनको मतलब सड़क रेलवे से जोड़ने के लिए बंदरगाहों को ये सागरमाला परियोजना चलाई थी। भाई मोदी को काम था नहीं था, लेकिन ये स्कीम बहुत चलाई। उसके बाद नवंबर 2015 में उदय योजना, UDAY, उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना, जो सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? झारखंड में। फिर आता है अगले साल 2016। अब जानते 2016 की मेन योजनाएं कौन सी? स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, नमामि गंगे। भाई काम तो दबा के कर रहे थे, 14 में भी, 15 में भी, 16 में भी, कितनी स्कीम निकाली। अब फिर आती 2017 की। 17 में बहुत ज़्यादा स्कीमें निकाली, जैसे कि अप्रैल 17 में उड़ान योजना, जो देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई टिकट, भाई सस्ते में भेजेंगे कहीं, कोई भी जाओ, गोवा जाओ, मालदीव जाओ, कहीं भी जाओ, सस्ते में जाओ। उनका कहना था हवाई चप्पल से हवाई यात्रा तक का सफ़र करा दूंगा इस योजना के तहत गरीबों को। और एक और दिशा पोर्टल नाम की स्कीम और इन्होंने 2017 में ही दिसंबर में स्टार्ट की थी। इसमें क्या होता था, जो टीचर्स होते थे उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए चलाया गया था। चला तो कितना दिया, लेकिन शिक्षा में तो केजरीवाल ने जो काम किया है। फिर आता है ये अपने चौथे साल के कार्यकाल 2018 में। जब हर साल कोई ना कोई स्कीम निकाल रहे हैं तो 18 में भी निकालेंगे। तो 18 सितंबर में कौन सी निकालते हैं? झारखंड से आयुष्मान भारत योजना। इसमें क्या था कि 5 लाख रुपए तक के गरीब लोग क्या करा सकते हैं? कैशलेस इलाज करा सकते हैं। एक सौभाग्य योजना कि सभी घरों तक बिजली पहुंचाने की योजना थी ये। फिर आती है इनकी पहले कार्यकाल का आखिरी साल 2019। अब 2019 में तो इलेक्शन भी है, जब इलेक्शन नहीं थे, जब इतनी स्कीम निकाली, तो 19 में तो इलेक्शन थे, तो तब तो और ज़्यादा स्कीम निकलनी थी। तो ये फिर सबसे पहले निकालते हैं
24 फरवरी को 2019 में प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना, कौन सी? प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना। इसमें क्या था, किसानों को साल में 6,000 रुपये दिए जाएंगे, जो 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में होंगे, और जो स्कीम आज तक चलती आ रही है। 2019 में ही एक इन्होंने निकाली थी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसमें क्या था, जो असंगठित क्षेत्र थे उनमें जो 18 से 40 साल के जो लोग थे, उनको जिनकी 15,000 से सैलरी कम हो, जो 60 साल के हो जाएंगे, तो उनको कितनी पेंशन मिलेगी? 3,000 रुपये हर महीने। कौन सी योजना के तहत? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। श्रम मतलब लेबर, मानधन मान धन, मान सम्मान के लिए धन, 3,000 रुपये का। अब जब इतनी स्कीम वगैरह निकालेंगे तो देश के लोगों को इतना काम होगा, तो दोबारा इन्हीं को जिताएंगे। तो 2019 में फिर से इनकी सरकार बनती है, और फिर 19, 20, 21 ऐसे चलती जाती है। फिर 2022 में एक बहुत तगड़ी स्कीम निकालते हैं, जिसका पूरे देश में विरोध हुआ था। अब ये स्कीम अच्छी थी, खराब थी, ये तो पता चलेगा आज से 5-10 साल के बाद। कौन सी? अग्निपथ योजना। 14 जून 2022 को निकाली थी अग्निपथ योजना। इसमें था क्या, जो 10वीं 12वीं या उनकी योग्यता के अनुसार 17.5 से 21 साल के जो देश के युवा थे, उनको तीनों थल सेना, वायुसेना और जल सेना में 4 साल के लिए अग्निवीर के तौर पे तैनात किया जाएगा। उसके बाद जो कैपेबल होगा, अप टू 25%, नोट करेक्ट 25%, अप टू 25% को स्थायी नौकरी दे दी जाएगी, औरों को रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। रिटायरमेंट भी ऐसे नहीं होगा, उनको सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा, जिसमें 11,71,000 रुपये उनको दिए जाएंगे। और उसके बाद राज्य नौकरियों या फिर केंद्र की पैरामिलिट्री वगैरह में दोबारा छूट भी मिलेगी। उस छूट में क्या होगा कि जो 10% सीट होगी वो इन्हीं के लिए, अग्निवीरों के लिए रिजर्व होगी। ऐसे 22 के बाद 2023 में भी 2 योजना निकालते हैं, दोनों जनवरी में। एक तो होती है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें कि में कौन सी थी? अन्न, खाना पीना देना गरीबों को। एक आरोग्य मित्र योजना, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, तो अब 23 में ये योजना आई। तो अब देखते हैं 2024 में देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनता है। तो धन्यवाद। कैसी लगी आपको प्रधानमंत्री की वीडियो, ज़रूर बताएं।